हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। सीडीपी के पीवाईक्यू सीरीज में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम सीजी टेट 2020 का जो आपका पेपर 1 है, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है, उसके जो आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व जो है वो आपका करेंगे। इससे पहले हमने 2022 के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो एनालिसिस के साथ सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जो है वो आपका बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, वहाँ पे आप क्लिक करके पुराने जो आपके सॉल्व पेपर है उसको देख सकते हैं। और यदि आपको इस पूरे के पूरे सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक है वो आपको हमारे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि वहाँ से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो ऊपर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेस की जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। आपका ऑप्शन ए कहता है सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन। ऑप्शन बी कहता है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। ऑप्शन सी कहता है सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि या प्राप्ति। और ऑप्शन डी सोशल सर्कल का डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, सामाजिक वृत्त का विकास। तो इसका जो सबसे सटीक और सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बी एफ स्किनर। ठीक है, ये बहुत ही आपके फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जो आपका थियोरी है वो कंडीशनल ऑपरेंट थ्योरी कहलाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है देख लीजिए। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बच्चों में भाषाई विकास किसका परिणाम है ये पूछा है। ए, व्याकरण का प्रशिक्षण। बी, अनुकरण एवं पुनर्बलन। सी, जन्मजात योग्यताएं। डी, परिपक्वन। देखिए, बच्चे अधिकांश चीजें जो सीखते हैं वो किससे चीज सीखते हैं आपका बचपन में, इमिटेशन से सीखते हैं। जैसे ही वो अर्ली चाइल्डहुड में पहुंच जाते हैं वो इमिटेशन से या अनुकरण से जो है वो आपका चीजें सीखते हैं। साथ ही जहाँ पे बीएफ स्किनर का नाम आया वहाँ पे रीइंफोर्समेंट का जो आपका सिद्धांत है वो जरूर से आप याद रखना, जिसको पुनर्बलन का जो है वो आपका सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके आधार पर जो सबसे सटीक और सही हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण एवं पुनर्बलन। इसके चलते भाषा बच्चों में भाषाई जो है वो आपका विकास होता है। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। मतलब अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग होता है ना, सीखना। ठीक है, तो अच्छे से सीखना किस पर निर्भर करता है। ए, शिक्षक पर। बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। सी, अच्छी शिक्षण विधियों पर। डी, शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्टिव इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। एक्टिव इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब छात्रों की सक्रिय रुचि पर। जितने भी आंसर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्वविवेक से नहीं ले रहा हूँ, ये सभी आंसर जो है वो व्यापम द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, जहाँ पे ऐसा लगता है मतभेद की नहीं, व्यापम का थोड़ा गलत है, ऐसा होना चाहिए, वो चीजें भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है। ठीक है, जब बच्चा एक्टिव रहता है, एक्टिव तभी एक्टिव लर्निंग करता है। एक्टिव इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ही आपका एक्टिव जो है आपका लर्निंग कराएगा। ठीक है, तो छात्रों की सक्रिय रुचि ये सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका क्या कहता है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, देखो एक हमारा टॉपिक है
इनहेरिटेंस एंड एनवायरनमेंट या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एवं वातावरण, ठीक है, जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? आनुवंशिकता बिल्कुल प्रभावित करती है, भौतिक दशाएं ये भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं, हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं होती हैं, जो हमारा आपका सोशल और कल्चरल जो आपका एक्टिविटी होता है, ये भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। तो ये तीनों प्रभावित करता है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रख रहा हूं। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम जो है मैं नहीं रख पाया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका बहुत धुंधला और ख़राब हो गया था, इसीलिए इसको मैंने टाइप करके यहाँ पे जो है वो आपका रखा है। तो हिंदी टाइप करना फिर इंग्लिश टाइप करना उसमें टाइम लगता, तो बहुत अधिकांश छात्र जो है वो आपके हिंदी मीडियम से हैं, तो मैंने हिंदी को रखा है। लेकिन बीच बीच में जहाँ पे इंग्लिश जानना आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने किस कौशल को विकास करने का मौका मिलेगा? पहला दिया हुआ है स्थूल गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल मतलब हो जाता है बेटा ग्रॉस मोटर स्किल। मैंने ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, फाइन मोटर स्किल क्या है, ये बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाया है, उसके लिए एक डेडिकेटेड छोटा सा वीडियो भी मैंने आपका यूट्यूब पे डाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये थोड़ा सा क्रिएटिव करने का प्रयास कर रही है, तो ग्रॉस तो होगा नहीं। ठीक है, उपरोक्त तो सभी भी नहीं होगा। अब देखो इसमें फाइन को लेकर के दो ऑप्शन है। फाइन को लेकर के क्या दो ऑप्शन है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ये हो जाएगा फाइन ऑपरेटिंग स्किल, फाइन ऑपरेटिंग स्किल। और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल मतलब ये हो जाता है फाइन मोटर स्किल। तो आपका मोटर से जुड़ा हुआ कोई यहाँ पे कार्य नहीं किया जा रहा है, इसीलिए क्रियात्मक कौशल जो है वो आपका नहीं होगा, ये होगा आपका क्रियात्मक कौशल, फाइन ऑपरेटिंग स्किल्स जो है वो आपका बढ़ेगा उस बालिका का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने में मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास, किशोरावस्था में सांवेगिक विकास और किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। ठीक है, अब देखो दो प्रकार की थिंकिंग होती है, इसको भी मैं कई बार बताता हूँ। एक होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग जिसको कहते हैं, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग इसको मूर्त चिंतन कहते हैं हिंदी में, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को अमूर्त चिंतन कहते हैं। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले बात करें अगर कॉन्क्रीट थिंकिंग के बारे में, मूर्त चिंतन के बारे में, तो ऐसे चीज़ों के बारे में चिंतन करना, सोचना जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सपोज मेरे सामने ये मान लो आपका एक मोबाइल है, तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। मेरे सामने मान लो एक माउस है, तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। सामने मान लो कैमरा है, तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो जो चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, आप उन्हीं के बारे में जब सोच पाते हैं, तो वो मूर्त चिंतन कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाता है। लेकिन अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ें नहीं हैं, मान लो मैं यहाँ पर बैठ के आपका स्विट्जरलैंड के बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ पर बैठ के मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फलानी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे बैठ करके ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे सामने नहीं है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन आपका कहलाता है। तो यहाँ पे तो अमूर्त चिंतन की बात नहीं की गई है, मूर्त चिंतन की बात की गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन, जो हमारे सामने नहीं है उन चीज़ों के बारे में सोचना, ये जो आपका अवस्था है, मतलब ये जो एबिलिटी है बच्चे में, वो किशोरा अवस्था में आती है। जबकि मूर्त चिंतन करने की जो आपकी उसकी एबिलिटी है, वो उसकी चाइल्डहुड में आ जाती है, अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। मतलब बाल्यावस्था में वो एबिलिटी जो है वो बच्चे के पास जो है
आ जाती है। तो यहाँ पे मूर्त परिस्थितियों की बात की गई है, तो ये किशोर वाला तो दोनों गलत हो जाएगा। अब ये दोनों को देख लो कि मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना, समझने की बात की गई है, मतलब दिमाग से रिलेटेड बात की गई है। तो वह किस अवस्था से संबंधित? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास नहीं, दिमाग से संबंधित है, मतलब सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। ठीक है, तो छठवां का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार जो है वो आपका क्या है, क्या होना चाहिए? ए शिक्षा का उद्देश्य, बी सामाजिक आवश्यकताएं, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी बच्चा इसको आसानी से बना सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त ए और बी दोनों। ये दोनों पाठ्यक्रम निर्माण के आधार होते हैं, शिक्षा का उद्देश्य और सामाजिक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ये फिर से अधिगम लर्निंग वाले टॉपिक से जो है वो आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण क्या है? तो अधिगम यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तब तो इसको बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, अनुबंधित अनुक्रिया, अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार, ये कोई भी अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण नहीं है। इसीलिए राइट आंसर जाएगा डी, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्या पूछ रहा है। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? ठीक है, कक्षा शिक्षण अधिगम के अंतः क्रिया को सुधारने की बात पूछी जा रही है। कौन सी रणनीति अच्छी होगी पूछी जा रही है, और किसके विकास के लिए पूछी जा रही है? उत्तर किशोरावस्था के विकास के संबंधित पूछी जा रही है। ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। क्रिया आधारित प्रस्तुति, कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आइडलाइजेशन मतलब आदर्शीकरण, और दत्तवाचन एवं लेखन। तो जाहिर सी बात है, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसका राइट आंसर जाएगा विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आपका आदर्शीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। फिर से वो अधिगम वाले टॉपिक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हमने जो आपके 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, एक में केवल विकास से क्वेश्चन पूछा था, फिर एक में आई थिंक अधिगम से ही पूछा था। अधिगम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं, जैसे इसमें भी अधिगम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? ए समायोजन, बी आत्मसातीकरण, सी व्यवस्थापन, डी संतुलनीकरण। तो नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में शामिल करना कहलाता है एसिमिलेशन, मतलब आत्मसातीकरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। 11वां, इसके फोल्डिंग। ये टर्म्स कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको आपको याद रखना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? इसके फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य, सीधे मैं आंसर बता रहा हूं ताकि वो दिमाग में बैठे, बाकी आप पढ़ो ही मत। इसके फोल्डिंग मतलब होता है वह कार्य जो बालक शिक्षकों की मदद से कर पाता है। इसके फोल्डिंग मतलब क्या होगा? वह कार्य जो बालक किसकी मदद से कर पाता है? शिक्षकों की मदद से जो है वो आपका कर पाता है। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग मींस द वर्क दैट द चाइल्ड डू इट विथ द हेल्प ऑफ टीचर्स। जब टीचर्स की मदद से आपका करेगा बच्चा कोई भी कार्य, तो वो इसके फोल्डिंग कहलाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन लेव वाइगोत्स्की का है। तो लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है, ये पूछा है। ठीक है, ये स्कीमा को इंगित किया है, संभावित विकास के क्षेत्र को इंगित किया है, वास्तविक विकास के क्षेत्र को इंगित किया है, या समीपस्थ विकास के क्षेत्र को इंगित किया है? तो इसमें वाइगोत्स्की ने बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र को क्या किया है? इंगित किया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है ये। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, बालक के बौद्धिक विकास से क्या तात्पर्य है?
बौद्धिक विकास कहिए बालक का, या इसी को आप कह सकते हैं बालक का क्या, मानसिक विकास भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट, या हम इसको कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, चारों एक ही वर्ड है, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो उससे क्या तात्पर्य होता है, उससे तात्पर्य है समझ, कल्पना, तर्क। अब देखो बौद्धिक विकास में तो समझ भी आता है, कल्पना भी आता है और तर्क भी आता है, इसीलिए सबसे उपयुक्त आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि, पूछ रहा है कि आक्रामकता का कारण सामाजिक होता है लेकिन क्या नहीं होता ये पूछ रहा है। मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शरीर विज्ञान संबंधी, डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर दिख रहा है, क्या होगा, डी, बी और सी आपका दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर अपन जो है वो आपका बढ़ते हैं। 15 जो है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कथन वाला जो है आपका क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। क्या बोल रहा है, किससे आप सहमत हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला, एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाता है। बिल्कुल, इस टाइप की कक्षा सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाएगी जब डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं उसमें। दूसरा है, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ये वर्ड भी सही लगता है। ठीक है, तीसरा है, वृद्धि व विकास एक समान दर से आगे बढ़ता है, गलत। ठीक है, वृद्धि और विकास कभी भी एक समान दर से आगे नहीं बढ़ता है। कई बार बच्चे बढ़ जाते हैं लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ता, कई बार छोटे बच्चों का बुद्धि बढ़ जाता है। तो वृद्धि और विकास कभी भी एक समान दर से नहीं बढ़ता। चौथा, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है, ये कथन भी गलत है। तो दो ही कथन सही हो रहे हैं, एक और दो, और इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन एक और दो, ये दोनों जो है वो आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपके सामने है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो आपके बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, उनके संदर्भ में लॉस क्या है, क्षति क्या है। जन्म से विकार युक्त उतक, ठीक है, ये भी होता है। शरीर के किसी अंग के भाग का न होना या उसकी कार्य क्षमता का कम होना, ऐसा भी होता है। परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, ये भी होता है। इसीलिए सही आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित होनी चाहिए। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। ठीक है, ऑप्शन ए आगमनात्मक, ऑप्शन बी प्रयोग मूलक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, आंसर जाएगा सी, ए और बी दोनों। एक शिक्षक की जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया है वो आगमनात्मक और प्रयोग मूलक जो है वो आपका दोनों होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन है, आरटी 2009 के कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है। ऑप्शन ए बोल रहा है सरकारी स्कूल के अलावा वो ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया है। बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है, और ये क्वेश्चन जो है उस टाइम व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो मैं आपसे कमेंट में ये पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है या इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता मतलब भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा सीखना एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। ठीक है, देखो जीन पियाजे के 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने कई बार जो है वो आपको बताए हैं पूर्ववर्ती
PYQs में भी आपको बताए हैं। इसके लिए मैंने आपको कोड बताया है SPCF करके, जिसमें S मतलब होता है सेंसरी मोटर स्टेज, P मतलब जो है वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, C मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, और F मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को ही हिंदी में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और यही वो अवस्था होती है जिसमें भाषा योग्यता और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग सकता है? तो ये अवस्था होती है एडोलसेंस स्टेज या फिर आपका किशोरा अवस्था। इसी में व्यक्ति जो है समाज और राष्ट्र के हित के लिए अपने हितों को त्याग सकता है। इस समय बच्चे में उस टाइप का जोश और जुनून होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? कोहलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उससे हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने आपको बताया है कि कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें 3 लेवल हैं, और हर लेवल में जो है वो आपके 2 स्टेप्स हैं। टोटल आपका 6 स्टेप्स इसमें है। इसमें भी जो आपका सारे स्टेप्स हैं अभी उसको मैं डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कोहलबर्ग का थ्योरी पढ़ाता हूँ उसमें बताता हूँ। ठीक है, वो 6 स्टेप में कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास ये बिल्कुल शामिल है, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता भी है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता ये भी है। जिन लोग कोहलबर्ग का थ्योरी पढ़े हैं उनको पता होगा, लेकिन स्व केंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या नहीं है ये पूछा है, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को मतलब सीखने वाले को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है, ये मॉडल क्या कहलाता है? इस मॉडल को प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे के अनुसार बच्चों के आपका संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो आपका कौन सी होती है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे का जो 4 स्टेप है इसी क्लास में बता चुका हूँ। SPCF सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद P से जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि पूछा गया है, और F से होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो आपका स्टेज। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल से जीन पियाजे की थ्योरी में जो है हम इसको पढ़ते हैं। जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है, फिर 2 से 7 वर्ष तक जो है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर उसके बाद 7 से 11 ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहता है, और 11 से लेकर के ऊपर का जो समय होता है 11 से 15, ठीक है, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि पूछा गया है उसका आपका एज होता है 7 से 11। इस आधार पे आपका आंसर सही हो जाएगा बी, 7 से 11। क्वेश्चन नंबर 24, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ यहाँ पे पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है वो आप समझ लो। संज्ञानात्मक विकास को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी को बोल सकते हैं आप मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी को मानसिक विकास, इसी को बौद्धिक विकास, इसी को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो इसमें व्यक्तिगत विकास, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, तो ये तो डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड होता है ना, योग्यता का विकास, अभियोग्यता का विकास, यही क्या कहलाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 25, रूपा के आंखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख करके कार्य करेंगे? तो रूपा किस समूह के अंतर्गत आएगी? आपका अपंगता के अंतर्गत आएगी, डिसएबिलिटी के अंतर्गत जो है वो आपका आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है
जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका क्या है? ऑप्शन ए, कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े। ऑप्शन बी, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके। जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठा करके वो सीख सकें। ये सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर आपका सी। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड को इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए दिया जाता है ताकि वो जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठा करके सीख सकें बाकी बालकों के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों में आपका सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की जो कठिनाई की समस्या है उसको शिक्षक कैसे पहचाने? ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर। बी, अनुमान लगाकर। सी, माप कर। डी, पालकों से पूछकर। जाहिर सी बात है आंसर आ जाएगा ए। बहुत सारा इसमें क्या है, आप देख करके बता सकते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? कौन सी अवस्था को लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सबसे बेस्ट स्टेज माना जाता है? तो वो अवस्था होती है प्री चाइल्डहुड, या उसको अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में, है ना, जो आपका मुख्य रूप से जो 5 अवस्थाएं होती है ना, सबसे पहले क्या होता है प्रीनेटल स्टेज, जिसको आपका गर्भधारण अवस्था कहते हैं। फिर आता है आपका इन्फेंसी स्टेज अर्थात शैशवावस्था। फिर आता है आपका प्री चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। देन आता है चाइल्डहुड, उसको मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं। आपका लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं अर्थात बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या पश्च बाल्यावस्था। फिर आता है एडोलसेंस स्टेज अर्थात किशोरावस्था। तो इसमें जो प्री चाइल्डहुड स्टेज है, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, ये जो है भाषा अर्जन के लिए सर्वोत्तम अवस्था जो है वो आपका कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजीकरण की प्रकृति क्या है? ए, अचेतन प्रक्रिया। बी, कभी कभी होने वाली प्रक्रिया। सी, अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया। तो सामाजीकरण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है? अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया होती है। इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? मैंने एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डाला हुआ है और मैंने क्लासेस में बताया भी है कि एक होता है संवेग, और संवेग पर जो काबू पा लेते हैं, संवेग मतलब क्या होता है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, और उन पर जब आप काबू पा लेते हैं तो वो कहलाता है संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। तो यदि कोई आपके दृष्टिकोण से, आपका मतलब दूसरे के दृष्टिकोण से कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप उत्तेजित नहीं हो रहे मतलब आप अपने इमोशंस पर क्या पा रहे हो, काबू पा रहे हो, मतलब आप में इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो आपका सीजी टेट 2022 का जो 2020 माफ कीजिएगा, 2020 का जो हमारा आपका क्वेश्चन पेपर है वो यहीं पे एंड होता है। 2022 को हम कर चुके हैं। फिर इसमें बता दे रहा हूँ, यदि आप इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम में आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको लिंक वगैरह नहीं मिल रहा तो ऊपर वाला जो आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी सभी ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी के लिए स्क्रीन के नीचे जो आपका व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।